साल 1889 और 1910 के बीच लाखों इटालियन इमिग्रेंट्स अमेरिका में आए जो ना तो पढ़े लिखे थे और ना ही उनके पास कोई पैसे थे। इसलिए कई अमेरिकन्स उन्हें अपने से नीचा समझते थे और उनसे सिर्फ मजदूरी कराई जाती थी। उनके हालात इतने बुरे थे कि उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में भी जगह नहीं दी जाती थी। और इन हालातों में पाओलो नाम का एक बच्चा हर कोशिश के बाद भी अपनी माँ को बचा नहीं पाया और उसे कुछ भी बताए बिना उसकी माँ की लाश को एक डंप यार्ड में ले जाया जाने लगा। अपनी माँ को खोने के बाद पाओलो को एंजो नाम के लड़के ने उस नाले में बुलाया जहाँ वो दूसरे इमिग्रेंट्स के साथ रहता है। ऐसे ही इटालियन इमिग्रेंट्स की जिंदगी सुधारने की कोशिश फ्रांचेस्का कब्रीनी नाम की एक नन करने वाली है, जिसे अमेरिका आकर इटालियंस के लिए बीमारियां और गरीबी के अलावा कुछ नजर नहीं आया। और 2024 की ये फिल्म कब्रीनी उसी नन और उसके संघर्ष की कहानी है। फेफड़ों की बीमारी से जूझ रही फ्रांचेस्का सालों से रोम के वेटिकन शहर में जाने की कोशिश कर रही थी और आखिरकार उसे वेटिकन से बुलावा आ गया। पोप से मिलने वो वेटिकन पहुंच गई और एक पादरी को उसने बताया कि दूसरे देशों में गरीबी फैल रही है और फ्रांचेस्का खुद लोगों की मदद करने के लिए उन देशों में अनाथ आश्रम बनाना चाहती है। पर पादरी ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो अपने देश से बाहर नहीं जा सकती। पादरी की इस बात ने उसे उसका बचपन याद दिलाया जब उसे घर में बंद कर दिया गया था क्योंकि वो नदी में डूबते डूबते बची थी। और फ्रांचेस्का ने पादरी से कह दिया कि जब तक वो पोप के मुंह से उनका फैसला नहीं सुन लेती तब तक वो अपनी कोशिश जारी रखेगी। उसकी जिद उसे पोप तक ले गई, पर पोप ने भी कह दिया कि फ्रांचेस्का का काम उसी गांव तक सीमित रह पाएगा। वो आज जिंदगी में पहली बार अपने गांव से ही बाहर निकली है, इसलिए दूसरे देश जाने की सोच उसे अपने दिमाग से निकाल लेनी चाहिए। फ्रांचेस्का समझ गई कि उसे सिर्फ इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि वो एक औरत है और उसकी जिद और जज्बे को देखकर पोप ने उसकी बात सुनने का फैसला किया। फ्रांचेस्का ने कहा कि वो चाइना से अपने काम की शुरुआत करना चाहती है, जहां वो इमिग्रेंट्स के लिए एक आश्रम बनाएगी, पर उसका काम इतना बड़ा है कि दुनिया उसके लिए छोटी पड़ जाएगी। पोप ने उसकी हर एक बात सुनी और उसे बताया कि इस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किलें न्यूयॉर्क में रह रहे इमिग्रेंट्स झेल रहे हैं और वो चाहते हैं कि फ्रांचेस्का न्यूयॉर्क जाकर उनकी मदद करे। फ्रांचेस्का दुनिया की वो पहली नन थी जिसे दूसरे देश जाने का मौका मिला। जल्द ही फ्रांचेस्का अपनी टीम को लेकर न्यूयॉर्क जाने लगी, जहां वो गरीब और अनाथ इमिग्रेंट्स को सहारा देने वाली है। फ्रांचेस्का बचपन में नदी में अपने बनाए नाव बहाया करती थी और सोचती थी कि वो नाव लोगों का सहारा बनकर दूसरे देशों तक पहुंचेंगे। आज अपने उस सपने को पूरा करते हुए वो न्यूयॉर्क आ गई, पर उसे लेने वहां ना तो मोरेली नाम का वो पादरी आया जिसके साथ वो काम करने वाली है और ना ही उसकी कोई मदद करने के लिए तैयार था। मजबूरी में उसे अपनी टीम के साथ खुद उस इलाके में जाना पड़ा, पर उसे पता चला कि उस इलाके में प्रोस्टिट्यूशन और क्राइम का काम चलता है। और वही उसकी मुलाकात विक्टोरिया नाम की एक प्रोस्टिट्यूट से हुई, जिसने बताया कि इस वक्त उनका वहां रहना ठीक नहीं। विक्टोरिया की मदद से उन्हें कमरा तो मिला, मगर देर रात गैनो नाम का आदमी उनके दरवाजे पर चिल्लाने लगा कि वो किसी को मुफ्त में यहाँ रहने नहीं देगा। अगली सुबह पादरी मोरेली उनके सामने आया और फ्रांचेस्का समझ गई कि वो आदमी सालों से यहाँ कोई काम क्यों नहीं कर पा रहा। मोरेली ने मदद करने के बजाय ये कह दिया कि उन्हें वापस इटली भेजने के ऑर्डर्स आ गए हैं, पर फ्रांचेस्का ने उसकी बात नहीं सुनी। वो इमिग्रेंट्स के हालात देखने निकल पड़ी और उसे वो घर दिखाया गया जिसे उसे आश्रम में बदलना है। फ्रांचेस्का उस बिशप के पास जाने लगी जिसने उसे वापस इटली जाने के ऑर्डर्स दिए हैं और उसे समझ आया कि ना तो अमेरिकन उन लोगों की इज्जत करते हैं और ना ही बिशप कॉरिगन उनकी मदद करना चाहता है। पर जब कॉरिगन को पोप की चिट्ठी दिखाई गई तब उसके पास फ्रांचेस्का को काम करने की इजाजत देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। जल्द ही फ्रांचेस्का का काम शुरू हुआ और अपने साथियों के साथ उसने एक टूटे फूटे मकान को आश्रम में बदल दिया। एक तरफ जहां दूसरी नन्स एक बेहतर माहौल बनाने की सोच लेकर खुश थी, वहीं फ्रांचेस्का ये सोचकर परेशान थी कि वो लोगों को उस आश्रम में लाएगी कैसे। लोगों का पीछा करने पर उसे पता चला कि वो इमिग्रेंट्स नाली के रास्ते जाकर शहर के नीचे रहते हैं और उस जगह फ्रांचेस्का की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। फ्रांचेस्का को कुछ लोग डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर मर्फी ने उसे बताया कि फ्रांचेस्का की बीमारी इतनी सीरियस है कि वो 2 साल से ज्यादा जी नहीं पाएगी। मर्फी ने उसे समझाया कि उसे अपना ख्याल रखना होगा क्योंकि किसी भी वक्त उसकी मौत हो सकती है, पर अपनी जान से ज्यादा फ्रांचेस्का के लिए उसका काम जरूरी था।
वो विक्टोरिया से मिलने गई, पर गैनो ने उसे वहाँ से निकाल दिया और कुछ देर बाद विक्टोरिया ने उसे समझाया कि उन्हें गैनो से दूर रहना होगा, वरना वो उन्हें मार डालेगा। मन में गैनो का डर होने के बावजूद विक्टोरिया फ्रांचेस्का को उन बच्चियों के पास ले गई जिन्हें गैनो प्रोस्टिट्यूशन के दलदल में धकेलने वाला है, और उनके साथ साथ कई बच्चों को आजाद करके फ्रांचेस्का उन्हें अपने आश्रम में ले जाने लगी। एंजो और पाओलो ये सब कुछ देख रहे थे, पर वो जानते नहीं थे कि वो अनजान नन्स उनकी भी मदद करना चाहती हैं। जिंदगी में पहली बार मदद पाकर वो दोनों हैरान हो गए और उसी आश्रम में रहने लगे। विक्टोरिया भी अब गैनो के चंगुल से आजाद हो गई और फ्रांचेस्का की मदद करने लगी। मगर अगले ही दिन गैनो विक्टोरिया को वापस अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगा, और जब फ्रांचेस्का की उसे रोकने की कोशिश नाकामयाब हुई तब पाओलो ने एक बंदूक निकाल ली। फ्रांचेस्का उसे बंदूक फेंकने के लिए कहती रही, पर पाओलो ने गैनो के पैर पर गोली मार दी। मोरेली जानता था कि इस सब की वजह से फ्रांचेस्का मुसीबत में पड़ सकती है, पर उसे खुद से ज्यादा पाओलो की फिक्र थी, जिसने उस बंदूक को अपने पास रखा था जिस बंदूक से उसके पिता ने अपनी जान ली थी। फ्रांचेस्का ने उसे उस बंदूक को तबाह करने के लिए कहा, और उसकी बात मानकर बंदूक के साथ साथ पाओलो ने अपने डरावने अतीत को भी खत्म कर दिया। कुछ वक्त बाद फ्रांचेस्का को बताया गया कि उसे आश्रम के लिए सरकार पैसे नहीं देने वाली। फ्रांचेस्का के लिए पैसे बहुत जरूरी थे ताकि वो आश्रम के लोगों की रक्षा कर सके, पर उसे जवाब में कोरेगन ने इतना ही कहा कि उसे पैसों का इंतजाम उन्हीं इटालियंस की मदद से करना होगा जिनकी मदद करने वो खुद यहाँ आई है। उस रात गैनो अपने एक साथी के साथ विक्टोरिया को मारने की कोशिश करने लगा, और अपनी जान बचाने के लिए विक्टोरिया को गैनो की जान लेनी पड़ी। विक्टोरिया अब अपने आप को एक पापी समझने लगी, पर फ्रांचेस्का ने उसे समझाया कि वो एक ताकतवर औरत है जिसने निडर होकर अपने आप को बचाया है। परेशानियां बढ़ती जा रही थी क्योंकि लोगों की नाले के पास रहकर मौत हो रही थी। फ्रांचेस्का दुनिया तक ये बात पहुंचाना चाहती थी कि उस शहर में चूहे भी इमिग्रेंट से बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, और इसके लिए वो एक मशहूर पत्रकार थियो को अपने इलाके में ले गई, जहाँ के हालात देखकर थियो को पहली बार पता चला कि न्यूयॉर्क जैसे शहर का एक हिस्सा इतना घिनौना है। उसने फ्रांचेस्का के काम और इटालियन इमिग्रेंट्स के बारे में सब कुछ लिखा और उनकी आवाज को उन लोगों तक पहुंचाया जो इस हिस्से के बारे में या तो जानते नहीं थे या फिर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुछ लोगों ने मदद के लिए पैसे भी भेजे और अब हिम्मत जुटाकर फ्रांचेस्का इमिग्रेंट्स को उस घर में ले गई जो रईस लोगों के इलाके में है। वहाँ उन लोगों को बेहतर जिंदगी जीने का मौका मिला, पर शहर का मेयर इस सबसे खुश नहीं था। उसने कोरेगन से कहा कि वो ऐसे गंदे और निचले इटालियंस को न्यूयॉर्क में नहीं देख सकता और उन्हें गोरे अमेरिकन के साथ जीने का कोई हक नहीं। फ्रांचेस्का के आश्रम में एक इंस्पेक्टर को भेजा गया जिसने उन सबको वहाँ से 7 दिन में निकलने के ऑर्डर्स दे दिए। कोरेगन जानता था कि मेयर उन्हें वहाँ रहने नहीं देगा, इसलिए उसने उनकी मदद करते हुए उन्हें उस इलाके से दूर एक घर दिया और उस घर के आसपास के खूबसूरत माहौल ने फ्रांचेस्का को खुशी दी। कोरेगन ने बताया कि उस घर में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पर उन्हें पानी का इंतजाम खुद एक कुआं खोदकर करना होगा। अगले ही दिन हर इमिग्रेंट को उस घर में लाकर फ्रांचेस्का ने अपने साथियों के साथ कुआं खोदना शुरू किया। ये काम आसान नहीं था, फिर भी दिन रात फ्रांचेस्का खुदाई करती रही और विक्टोरिया ये सोचकर डरने लगी कि फ्रांचेस्का की तबीयत खराब होने के बावजूद वो आराम नहीं कर पा रही। फ्रांचेस्का का मानना था कि अगर वो आराम करेगी तो उसे लगेगा कि वो मर चुकी है, इसलिए वो रुकना नहीं चाहती। एंजो और पाओलो फ्रांचेस्का की मदद करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मजदूरी का काम ढूंढ निकाला। वो दोनों माइनिंग का काम करने लगे, पर उस जगह एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। घायल मरीजों को फ्रांचेस्का के आश्रम में लाया गया। पाओलो तो बच निकला, पर वो एंजो को हॉस्पिटल में कहीं ढूंढ नहीं पाया और कुछ देर बाद उसे पता चला कि एंजो की भी मौत हो गई है। फ्रांचेस्का इस बात के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानने लगी। कुछ दिन तक मरीजों का इलाज करने के बाद मर्फी ने फ्रांचेस्का से कहा कि एक हॉस्पिटल उसके आश्रम से बेहतर होगा क्योंकि वहाँ इलाज के लिए सामान मौजूद होगा। फ्रांचेस्का ने एक बड़ा हॉस्पिटल शुरू करने का फैसला किया और यही बात उसने कोरेगन से भी कही। वो अमेरिकन लोगों से फंड्स चाहती थी ताकि वो हॉस्पिटल के लिए एक बिल्डिंग खरीद पाए, पर कोई भी अमेरिकन पैसे देने के लिए तैयार नहीं होगा। सिर्फ अमेरिकन नहीं, वो रईस लोग भी मदद करने से इनकार करने लगे जो आयरिश, जूइश और इटालियन परिवारों के हैं। फ्रांचेस्का को कोई मदद नहीं मिल रही थी, पर उसने हार नहीं मानी। मर्फी उसकी परेशानी दूर करना चाहता था, इसलिए वो उसे कुछ और रईस लोगों के पास ले गया जो खुद सालों पहले इमिग्रेंट्स हुआ करते थे और उसका हॉस्पिटल बनने का सपना पूरा हुआ। उन रईस लोगों ने उसके लिए एक बिल्डिंग खरीदी और पैसों का इंतजाम भी होने लगा, जिसकी वजह से वो दवाइयाँ और हॉस्पिटल का सामान वहाँ ला पाई। इतना ही नहीं, विक्टोरिया की मेहनत की वजह से वो लोग कुआं खोदने में भी कामयाब हुए और एक रात फ्रांचेस्का कुछ बच्चों को एक मशहूर इटालियन अमेरिकन सिंगर एनरिको के घर के पास ले गई। उन बच्चों के
के टैलेंट से इम्प्रेस होकर एनरिको ने एक शो का इंतजाम किया जिसकी मदद से वो लोग चैरिटी के लिए पैसे इकट्ठा कर पाएंगे। मगर शहर का मेयर ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने उसी वक्त पुलिस को वहां भेज दिया और पुलिस ने रेसिस्ट चीजें कहते हुए वो शो बंद करवाकर फ्रांचेस्का को गिरफ्तार कर लिया। फ्रांचेस्का को आजाद होने के लिए हजारों डॉलर्स का जुर्माना भरना पड़ा। फ्रांचेस्का इंसानियत की भाषा बोल रही थी, पर उस देश में इंसानियत के लिए कोई जगह नहीं बची थी और उसकी इस लड़ाई के अंजाम में कोरिगन ने उसे वापस इटली जाने के ऑर्डर्स दे दिए। उसने फ्रांचेस्का के बनाए हर एक आश्रम को 30 दिन के अंदर बंद करने की बात कही और अब इन 30 दिनों का फ्रांचेस्का अच्छी तरह इस्तेमाल करना चाहती थी। वो विक्टोरिया और एक नन के साथ इटली की ओर बढ़ी और उसने पोप से बात करके उनसे कोरिगन के आदेश को पलटने की मांग की। पोप फ्रांचेस्का के सपने और उसकी मेहनत की इज्जत करते थे, इसलिए उन्होंने कोरिगन से बात करने का वादा किया। उसे अब भी पैसों की जरूरत थी, पर इटालियन सरकार के लोगों ने भी ये कहकर इनकार कर दिया कि एक औरत के लिए ये काम करना ठीक नहीं है। विक्टोरिया अब फ्रांचेस्का को हारते हुए देख रही थी और वो ये बात सह नहीं पाई। अपने आप को परेशानियों की इस नदी में डूबने से बचाकर फ्रांचेस्का फिर से जंग के लिए तैयार हुई और उसने इटालियन सेनेटर की सभा में जाकर अपनी बात उन सब के सामने रखी। उसने अमेरिका में इमिग्रेंट्स के हालातों के बारे में उन्हें बताया और इस बार उसकी बात सही कानों तक पहुंच पाई। सेनेटर ने उसे पैसे देने का फैसला किया और पोप ने कोरिगन के ऑर्डर्स भी खारिज कर दिए। इस जंग को जीतकर वो वापस अमेरिका पहुंची और इस बार उसे रिसीव करने खुद कोरिगन वहां आया। कोरिगन ने अपने बचपन के बारे में उसे बताया और कहा कि वो इमिग्रेंट्स के हालात समझता है, पर वो सिर्फ इसलिए मदद नहीं कर पा रहा था क्योंकि इस काम का अंजाम बुरा होगा। फ्रांचेस्का समझ गई कि कोरिगन मेयर से डर रहा है, पर उसने बिना डरे हॉस्पिटल बनवाना शुरू किया। हॉस्पिटल पूरी तरह बनने ही वाला था कि तभी एक रात कुछ लोगों ने हॉस्पिटल में आग लगा दी और फ्रांचेस्का की सारी मेहनत बर्बाद हो गई। फ्रांचेस्का उसी दिन उस पत्रकार थियो के पास गई जिसने उसकी मदद की थी और थियो के साथ वो खुद मेयर का सामना करने उसके पास जा पहुंची। फ्रांचेस्का ने उससे कह दिया कि वो जानती है कि आग मेयर ने लगवाई है और अगर मेयर हॉस्पिटल बनवाने के काम में रुकावट डालेगा तो वो थियो से कहकर उसके खिलाफ एक खबर छपवा देगी। मेयर को बदनामी के डर से और इलेक्शन में हारने के डर से फ्रांचेस्का की बात माननी पड़ी और आखिरकार अंत में फ्रांचेस्का की जीत हो गई। फ्रांचेस्का की बीमारी के बावजूद वो 67 साल तक जी पाई और अलग अलग देशों में ऐसे आश्रम और हॉस्पिटल्स बनवाकर लाखों लोगों की मदद कर पाई और उन आश्रम और हॉस्पिटल्स को औरतों ने ही संभाला। मौत के बाद अमेरिका ने उसे अपना लिया और फ्रांचेस्का कबरीनी वो पहली इटालियन अमेरिकन औरत बनी जिसे संत का दर्जा दिया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।